हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। तो बच्चों, आज के क्लास में हम आपके साथ स्टार्ट करने जा रहे हैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल, राइट। सुजीत, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, राइट। सबसे पहले ये कि ये कॉस्ट ऑफ कैपिटल है क्या। देखो, कोई भी बिजनेस, कोई भी फर्म, कोई भी कंपनी क्या किसी भी तरह से बिना फंड्स के चल सकती है? क्या फंड्स के बिना किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कोई भी ग्रोथ, कोई भी रेवेन्यू, कोई भी सेल्स अराइज हो सकती है? नो। हमारी बिजनेस को अगर स्टार्ट भी होना है ना, तो स्टार्ट होने के लिए सबसे पहले हमारे फर्म को फंड चाहिए, पैसा चाहिए। कंपनी भी फॉर्म हो ही नहीं सकती अगर आप कंपनी को पहले रजिस्टर नहीं करवा सकते। तो किसी भी कंपनी हो, छोटी हो, बड़ी हो, मोटी हो, लंबी हो, आप हमारी कंपनी को सबसे पहले क्या चाहिए होते हैं? फंड्स। अब सर, ये फंड्स आएंगे कहाँ से? थोड़ा सोचो। हमारे ये जो फंड्स हैं कई सोर्सेज से आ सकते हैं। यही हमारी ऑर्गेनाइजेशन है, और जो ये हमारी ऑर्गेनाइजेशन है, ये ऑर्गेनाइजेशन कई सोर्सेज से फंड्स रिसीव कर सकती है। तो बच्चों बताना, हमारे सोर्सेज ऑफ फंड्स क्या क्या हो सकते हैं? क्या कहते हो? हमारे सोर्सेज ऑफ फंड्स में पहला सोर्स हो सकता है अमाउंट, डेब्ट, डिबेंचर्स। दूसरा सोर्स हो सकता है बच्चों क्या? इक्विटी। तीसरा सोर्स हो सकता है प्रेफरेंशियल कैपिटल। चौथा मैंने लिख दिया अदर्स। मतलब कई तरह के सोर्सेज हो सकते हैं, राइट। अब जब कई तरह के सोर्सेज हैं, मैंने सपोज करो डिबेंचर होल्डर से फंड्स रेज किए ₹10 लाख, राइट। तो इसके बदले में हमारी ऑर्गेनाइजेशन इन डिबेंचर होल्डर को, इन डिबेंचर्स को क्या कुछ एक्स्ट्रा भी पे करेगी? यस, राइट। क्या पे किया जाएगा? इंटरेस्ट। देखो, इंटरेस्ट एक यूसेज चार्जेस की तरह से है। देखो, मैंने कहा एक बंदा है जिसके पास एक मकान है, एक घर है, राइट। अगर इस घर को अगर वो किसी दूसरे पर्सन को किराए पर दे देता है, तो इस यूसेज के बदले में ये बंदा पहले वाले को क्या पे करता है? रेंट। अगर एक पर्सन दूसरे पर्सन का जगह, मकान किराए पर ले लेगा तो रेंट पे करेगा। और बच्चों, इसी तरह से हमारी ऑर्गेनाइजेशन ने हमारे डिफरेंट इन्वेस्टर्स से अगर फंड्स उधार लिया हुआ है, तो उस उधारी के बदले में क्या पे किया जाएगा? इंटरेस्ट पे किया जाएगा। सो इंटरेस्ट इज एन चार्ज ऑन द ऑर्गेनाइजेशन फॉर द यूसेज ऑफ द फंड्स, फॉर द यूसेज ऑफ द फंड्स। तो फंड्स के यूसेज के लिए इंटरेस्ट पे करना हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए कंपलसरी होता है, राइट। तो बच्चों, डिबेंचर होल्डर को इंटरेस्ट पे करना है। और आपको याद मालूम होगा कि डिबेंचर होल्डर्स जब बिगिनिंग से ही जब पैसा पे करते हैं, देते हैं ऑर्गेनाइजेशन को, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट पहले से ही डिसाइड हो जाता है, 10%। तो ये जो 10% का अमाउंट है, दैट विल बी पेड बाय द ऑर्गेनाइजेशन टू द दीज डिवेंचर होल्डर्स। ऐसे ही ये इक्विटी शेयर होल्डर्स हैं। इन लोगों ने जब ऑर्गेनाइजेशन को पैसा उधार लिया, तो इसके बदले में ये लोग भी क्या चाहते हैं? इंटरेस्ट। पर इसको इंटरेस्ट नहीं कहते, इसको हम डिविडेंड कहते हैं। हाँ, इक्विटी शेयर होल्डर्स का जो अमाउंट ऑफ डिविडेंड होता है, ये कभी भी फिक्स्ड नहीं होता, दैट विल फ्लक्चुएटिंग अकॉर्डिंग टू द टाइम, राइट। तो हमने कहा इक्विटी शेयर होल्डर्स के अंदर, इक्विटी शेयर होल्डर्स ने ऑर्गेनाइजेशन में पैसा इन्वेस्ट किया। अब इक्विटी शेयर होल्डर्स भी चाहते हैं कि जो पैसा हमने इन्वेस्ट किया है, ऑर्गेनाइजेशन जो हमारे फंड्स को यूज कर रही है, इसके बदले में हमारी ऑर्गेनाइजेशन इस फंड्स के यूसेज चार्जेस एक्स्ट्रा अमाउंट पे करे। और हाँ, इनका जो एक्स्ट्रा अमाउंट का रेट है, ये कभी भी पहले से फिक्स नहीं होता, बट दे ऑल्सो एक्सपेक्टिंग दिस, राइट। नो डाउट, ऑर्गेनाइजेशन इक्विटी शेयर होल्डर्स को डिविडेंड जो पे करेगी, इट डिपेंड्स ऑन द प्रॉफिट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। एज द प्रॉफिट विल ग्रो, डेफिनेटली ऑर्गेनाइजेशन विल पे हायर अमाउंट ऑफ डिविडेंड टू द इक्विटी शेयर होल्डर्स, राइट। तो जैसे जैसे प्रॉफिट बढ़ता रहेगा, वैसे वैसे हमारा ऑर्गेनाइजेशन इक्विटी शेयर होल्डर्स को ज़्यादा 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 डिविडेंड पे करता रहेगा, राइट। नाउ व्हाट अबाउट द प्रेफरेंस शेयर कैपिटल? प्रेफरेंस शेयर कैपिटल के लिए सोचो। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का भी जो रेट ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, मतलब रेट ऑफ डिविडेंड होता है, ये भी पहले से फिक्स होता है, राइट। अब सर मैंने कहा ये 15% है, तो ऑर्गेनाइजेशन को ये भी पे कर, मतलब ऑर्गेनाइजेशन को ये डिविडेंड का भी अमाउंट पे करना होगा, अदर्स को भी। जितने भी सोर्सेज ऑफ फंड्स हमारी ऑर्गेनाइजेशन ने हमारी डिफरेंट सोर्सेज से रेज किए हैं, उसके बदले में इंटरेस्ट, डिविडेंड, जिस भी नाम से कहो, दैट द ऑर्गेनाइजेशन हैव टू पे, राइट। तो बच्चों, ये इंटरेस्ट है, ये डिविडेंड है, ये भी डिविडेंड है, एंड डिफरेंट अदर नेम भी हो सकता है। तो ये जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन इन सबको अलग अलग रेट से पे कर रही है, तो दैट कंप्यूटेशन विल बी कंसिडर अंडर द
कॉस्ट ऑफ कैपिटल, राइट। तो सबसे पहले हमने कहा डेब्ट की कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितनी है, 10%। इक्विटी शेयरहोल्डर्स की कॉस्ट ऑफ कैपिटल मालूम नहीं है, बट सर यस कुछ है। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का रेट कितना है, 15%। बट सर प्रॉब्लम इज कि जो 10%, 15% और वगैरह वगैरह है, दैट इज ऑलवेज विद रिस्पेक्ट टू द फेस वैल्यू। थोड़ा सोचो, 10% हम कहते हैं कि डिबेंचर होल्डर्स को इंटरेस्ट पे करना है, तो ये 10% किस चीज का पे करना है, फेस वैल्यू का, राइट। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को 15% डिविडेंड पे करना है, तो ये 15% किस चीज का, फेस वैल्यू का। सो दीज रेट्स आर ओनली एंड ओनली एप्लीकेबल ऑन द फेस वैल्यू, राइट। अब ये फेस वैल्यू के रिस्पेक्ट से है, तो क्या हम जब कॉस्ट ऑफ कैपिटल की बात करते हैं तो ये कॉस्ट ऑफ कैपिटल का रेट भी क्या हमेशा फेस वैल्यू की रिस्पेक्ट से ही होना चाहिए? आंसर इज नो, आंसर इज नो। हमारा ये रेट ऑफ द कॉस्ट ऑफ कैपिटल कभी भी फेस वैल्यू की रिस्पेक्ट से नहीं होना चाहिए। ऐसा क्यों? देखो बच्चों, मैंने कहा कि आप एक यूज़र ऑफ द फंड हो। आप क्या हो? यूज़र ऑफ फंड। अगर आप फंड यूज़ करते हो किसी दूसरे बंदे से पैसा उधार लेकर, आपने 10,000 रुपये का पैसा उधार लिया, राइट, तो आपने कितने पैसे यूज़ किए? 10,000। आपने इसके बदले में सपोज करो 500 रुपये का इंटरेस्ट पे किया, 500 रुपये का इंटरेस्ट पे किया, तो बताना आपकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितनी हो गई? व्हाट यू से? इंटरेस्ट पेड रुपीज 500, फंड्स यूज यानी कि 10,000 इंटू 100 यानी कि कितना हो गया? 5%। वेरी सिंपल, आई कैन से हियर दैट द कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज 5%। 5% अपने आप में एक वर्ड है जो कि अपने आप से सब कुछ एक्सप्लेन कर रहा है कि अगर आप 100 रुपये का अमाउंट यूज करते हो तो इसके बदले में कितने रुपए का इंटरेस्ट पे करते हो? 500 रुपये का। If you uses rupees 100 as in fund, then you will pay interest of rupees 5. Very simple, right? But sir, what will happen? ध्यान दो, मैंने कहा कि हमारा तो ये यूजर ऑफ द फंड है, यूजर ऑफ द फंड हमारे इस पर्सन से 10,000 के ऊपर 10% इंटरेस्ट पे करे, राइट, 10,000 पर इंटरेस्ट पे करे, बट ये बंदा कहे मैं तुझे 10,000 दूंगा नहीं, आई विल पे जस्ट रुपीज 9,000, आई विल पे 9,000, पर जो इंटरेस्ट है वो 10,000 पे चार्ज करूंगा। तो बच्चों एक बार यूजर के एंगल से सोच के देखना, हमारा जब यूजर की बात करूं तो यूजर को एक्चुअल में मिले कितने हैं? 9,000। अगर मान लो ये रेट 5% ही है, तो 5% देने का प्रॉमिस किस वैल्यू का हुआ है? 10,000 का। तो 10,000 का 5% यानी कि इंटरेस्ट पे करना कितना है? 500 रुपये पे करना है, बट 500 रुपये विद रिस्पेक्ट टू 10,000 पे तो कर रहे हैं, बट एक्चुअल में इस बंदे ने यूज कितना किया है? 9,000। तो अब बताना, आप ये कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैसे फाइंड करने की बात करोगे? आप कहोगे कि 500 रुपये का इंटरेस्ट है, यूसेज है 9,000 का, मल्टीप्लाई बाय 100 एंड द रेट इज नाउ, प्लीज डू द कैलकुलेशंस। यस प्लीज। 5.55% कॉस्ट ऑफ कैपिटल 5, नॉट 5%, क्योंकि आपने यूज कम पैसा किया जबकि फंड्स ज्यादा पर इंटरेस्ट पे किया। आपको सही ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा तो कभी होता नहीं है। सर होता है। अगर मैं कहता हूं कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन ने 10 लाख रुपए के डिबेंचर्स इशू किए हैं, तो 10 लाख रुपए तो बेसिकली फेस वैल्यू को रिफ्लेक्ट करता है, राइट, और 10 लाख का मान लो 5% डिस्काउंट है, राइट, तो एक्चुअल में ऑर्गेनाइजेशन फंड्स यूज कितने करेगा? जितने फंड्स इन्वेस्टर से रिसीव करेगा। देखो ना, अगर फेस वैल्यू मैंने लिखा 10 लाख, इसमें से मैंने यहाँ पर डिस्काउंट हटा दिया, माइनस कर दिया 5%, राइट, तो 10 लाख का 5% यानी कि 50,000। तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन ने एक किस्म से जो फंड्स यूज किए हैं वो यूज किए कितने हैं? 9.5 लाख। 9.5 लाख फंड्स यूज किए हैं। दीज आर द यूसेज ऑफ फंड, राइट। बट सर इंटरेस्ट जो पे करना पड़ेगा हमारी ऑर्गेनाइजेशन को, वो किस पर पे करना पड़ेगा? 10 लाख पर, यानी कि फेस वैल्यू पर। तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन फेस वैल्यू के रिस्पेक्ट से इंटरेस्ट पे कर रही है, जबकि यूज कितना कर रही है? तो डेफिनेटली हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट एक्चुअल में, मतलब कॉस्ट ऑफ कैपिटल एक्चुअल में 10% नहीं है। हमारा कॉस्ट ऑफ कैपिटल बेसिकली कुछ अलग है।
राइट तो बच्चों आप बताइए, अगर मैं आपको ये कहूँ कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल का मैं एक फॉर्मूला डेवलप करना चाहता हूँ, तो मैं इस कॉस्ट ऑफ कैपिटल का क्या फॉर्मूला लिखूँ? लायबिलिटी ऑन द ऑर्गेनाइजेशन, मतलब इंटरेस्ट आप कह रहे थे कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन ने जितना भी इंटरेस्ट पे किया, तो मैं ऐसे कह सकता हूँ दैट इंटरेस्ट नहीं, मैंने इसको कहा लायबिलिटी ऑन ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि ये लायबिलिटी हमारे ऑर्गेनाइजेशन पर किसी भी तरह से हो सकती है। लायबिलिटी ऑर्गेनाइजेशन पर किसी भी तरह से हो सकती है। हमारी ये लायबिलिटी इंटरेस्ट के फॉर्मेट में हो सकती है, डिविडेंड के फॉर्मेट में हो सकती है, अदर्स के फॉर्मेट में हो सकती है। तो मैंने यहाँ पर इंटरेस्ट या डिविडेंड न लिख के मैंने लिख दिया लायबिलिटी ऑन द ऑर्गेनाइजेशन डिवाइडेड बाय ये लायबिलिटी ऑन द ऑर्गेनाइजेशन जितने भी है दैट शुड बी इन पर एनम फॉर्म, और इसका रिलेशनशिप हम किसके साथ फॉर्म कर दें? जितना भी फंड्स हमारी ऑर्गेनाइजेशन यूज कर रही है, डिवाइड बाय मैंने लिखा इसे यूसेज ऑफ फंड, तो यूसेज ऑफ फंड इनटू 100 एंड दिस इज कॉल्ड, क्या कहते हैं इसको? कॉस्ट ऑफ कैपिटल। राइट तो बच्चों पूरे के पूरे चैप्टर के अंदर अगर मुझे कॉस्ट ऑफ कैपिटल एक शब्द के अंदर एक लाइन में समझाना है तो मैं आपको ऐसे समझाऊंगा, कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज नथिंग बट द रिलेशनशिप ऑफ द लायबिलिटी ऑन द ऑर्गेनाइजेशन विद रिस्पेक्ट टू द यूसेज ऑफ द फंड इनटू 100। राइट, जस्ट 1 मिनट। हो गया बच्चे? ओके तो बच्चों हम आगे चलते हैं। अब सर ये लायबिलिटी ऑन द ऑर्गेनाइजेशन हमने फाइंड कर दी है। अब सर ये हमारी बेसिकली पूरे चैप्टर के अंदर मेन बात रहेगी, ठीक है। अब सर इन सबको आगे प्रोसीड करते हुए आई हैव टू प्रोसीड फर्दर, और आगे की तरफ मैं कुछ इस तरह से चलूँगा। मैंने कहा कि इस पूरे के पूरे कॉस्ट ऑफ कैपिटल को एक शब्द एक लाइन में अगर मैं लिखाऊंगा तो क्या लिखाऊंगा? कॉस्ट ऑफ कैपिटल is the relationship of liability on organization with respect to yes please हाँ जी, usage of funds। गॉट इट? ओके तो जो ये है, अब सर आप कहेंगे सर ठीक है, अब हमें समझ में आ गया है कि ये होता क्या है, मतलब ऑर्गेनाइजेशन हमने कंप्यूट क्यों करते हैं। नहीं, अभी आपको ये नहीं समझ में आया कि क्यों करते हैं, ये समझ में आ गया कि कैसे करते हैं। कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैसे फाइंड करते हैं? लायबिलिटी ऑन द ऑर्गेनाइजेशन डिवाइड बाय यूसेज ऑफ द फंड्स इनटू 100। पर अब मन में ये आ रहा है कि कर क्यों रहे हैं? रेट ऑफ इंटरेस्ट पहले से फिक्स था, डिवेंचर्स पर रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%, प्रेफरेंस शेयर्स कैपिटल पर रेट ऑफ डिविडेंड पहले से फिक्स है 15%, इक्विटी होल्डर्स का प्रॉफिट के डिपेंड के ऊपर हम डिविडेंड पे करते हैं। तो फिर ये फाइंड कर क्यों रहे हैं? व्हाई वी आर फाइंडिंग द कॉस्ट ऑफ कैपिटल? राइट। अब सर इस पर्पज़ के लिए मैंने कहा, देखो ऑर्गेनाइजेशन ने सपोज करो डिफरेंट सोर्सेज से पैसा रेज किया, इसने रेज किया डेब्ट से, इक्विटी शेयर कैपिटल से, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल से, अदर से। राइट, डेब्ट से जो रेज किया सपोज करो इसके रिस्पेक्ट से कॉस्ट ऑफ कैपिटल है 10%, इक्विटी के रिस्पेक्ट से रेज किया इसके रिस्पेक्ट से कॉस्ट ऑफ कैपिटल है 15%, प्रेफरेंस के रिस्पेक्ट से सपोज करो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है 13%, अदर्स के रिस्पेक्ट से सपोज करो ये भी 11% है, ऐसे लिख रहा हूं मैं। राइट, अब सर इन सबके सोर्सेज ऑफ द फंड्स के रिस्पेक्ट से आपने कॉस्ट ऑफ कैपिटल फंड कर लिया, और डेब्ट से पैसा आया, इक्विटी से पैसा आया, प्रेफरेंस से पैसा आया, अदर से पैसा आया। अब इसके बाद हमारे पास कई सारे फंड्स इकट्ठे हो गए हैं। सपोज करो आपके पास 500 करोड़ रुपीस इकट्ठा हो गया। राइट, अब सर ऑर्गेनाइजेशन जो भी फंड्स इकट्ठा करती है तो क्या इसको अपने पॉकेट में बैंक अकाउंट में एज इट इज रख देती है? क्या बैंक अकाउंट में पड़ा रहेगा पैसा? नो, हमारी ऑर्गेनाइजेशन जब इसको अपने पास ले लेगी तो इसके बाद इस वाले फंड्स को आगे यस प्लीज इन्वेस्ट करने की बात करेगी।
राइट और इसको जब इन्वेस्ट करने की बात करेगी तो डिफरेंट इन्वेस्टमेंट प्रपोजल से डिफरेंट रिटर्न भी उसको पहले एस्टिमेट करनी होंगी, राइट। तो सपोज करो हमारी ऑर्गेनाइजेशन न्यू इन्वेस्टमेंट की बात कर रही है कि नई इन्वेस्टमेंट करें, तो हमारी रिटर्न एस्टिमेट करके यहाँ से आ जाएगी 13%, राइट। तो बताना हमारी ऑर्गेनाइजेशन को कि क्या इस तरह की इन्वेस्टमेंट में पैसा इन्वेस्ट कर देना चाहिए। रिटर्न कितनी आ रही है 13%, जबकि ऑर्गेनाइजेशन जो फंड्स रेज कर रही है इसके बदले में उसको कॉस्ट पे कितनी करनी पड़ रही है 10%, 15%, 13%, 11%। तो डेफिनेटली ऑर्गेनाइजेशन को एक ऐसा रेट चाहिए जो रेट इन सभी के सभी फंड्स के रेट को एक रेट में कन्वर्ट करे। अदरवाइज आप ये नहीं कह सकते कि भाई इन्वेस्टमेंट के अंदर पहले बताओ पैसा कहाँ से लगा हुआ है, पैसे डेब्ट से आ रहे हैं, इक्विटी से आ रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं। तो बच्चों क्या ऐसा पॉसिबल है हम ये कहें कि ये पैसे डेब्ट वाले हैं, इसमें अगर 10% मिल जाते हैं या 10% से ज़्यादा मिलते हैं तो प्रपोजल एक्सेप्ट कर लो, अगर ये पैसे इक्विटी से आ रहे हैं तो प्रपोजल रिजेक्ट कर दो। क्या हम ऐसे कह सकते हैं? भाई आपके जो घर में मतलब घर वाले होते हैं, मम्मियाँ खास तौर पर जो होती हैं वो अलग अलग पर्स मेंटेन करती हैं। ये जो पर्स है ना ये घर के खर्चे के लिए है, ये जो खर्चा है ये कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए, बच्चों के लिए है, ये घूमने जाने के लिए, 4 पर्स बनाती है, राइट। अब हर पर्स में से अलग खर्चा होता है, पर क्या ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा होता है? बैंक अकाउंट कॉमन होता है, बैंक अकाउंट में जब पैसा यहाँ से आएगा, यहाँ से आएगा, यहाँ से आएगा, तो वो सब मर्ज होके बैंक अकाउंट में पैसा आ जाएगा। डोंट थिंक कि इसमें से ये वाले पैसे इसके हैं, ये वाले पैसे इसके हैं, इस वाले पैसे को इससे कंपेयर, ऐसा नहीं कर सकते। वी नीड अ रेट जो कि इन सबको रिफ्लेक्ट कर रहे और जिस रेट को हम इस रेट से कंपेयर करते हुए ये डिसाइड कर सकें कि क्या हमें इस तरह के नए प्रपोजल में, नई इन्वेस्टमेंट में पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। So this is our basically part, right? So basically in the organization, in our investment proposal, we have to think, we have to judge, we have to calculate what rate reflects all these rates. और इस तरह के रेट्स को जब हम कैलकुलेट करते हैं तो इसको हम बोलते हैं बेसिकली WACC। WACC बोले तो वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, दैट इज कॉल्ड वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, राइट। या इसी को हम एक और नाम से जानते हैं, दैट इज कॉल्ड ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, राइट। इसको भी बच्चों हम दो मेथड से निकाल सकते हैं। एक होता है हमारा बुक वैल्यू मेथड और दूसरा होता है बेसिकली हमारा मार्केट वैल्यू मेथड। बुक वैल्यू मेथड एंड मार्केट वैल्यू मेथड। अब सर ये हमारा बुक वैल्यू मेथड क्या है, हमारा ये मार्केट वैल्यू मेथड क्या है, फॉर दिस वी हैव टू टॉक अबाउट, इस बारे में अब हमें बात करनी है, राइट। अब सर ये क्या है, कैसे करेंगे? तो बच्चों इस पर्पस के लिए बड़ा सिंपल है। जो काम आप पहले एक फंड के लिए करते थे कि लायबिलिटी ऑन द ऑर्गेनाइजेशन डिवाइड बाय यूसेज ऑफ द फंड्स, उसी काम को आप सभी के लिए एक साथ करो। फिर से मैंने कहा आपको कंप्यूटेशन करनी है, कंप्यूटेशन ऑफ WACC यानी कि ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल के लिए आप बताइए कि कौन कौन से फंड्स हैं आपके पास। आपने कहा कि हमारे पास इक्विटी शेयर कैपिटल है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है, हमारे पास डेब्ट है, हमने कहा अदर्स है, या ऐसे कहो कि हमारे पास रिजर्व्स हैं, राइट। हमारे पास ये सारे फंड्स हैं। तो सबसे पहले इन सभी के सभी फंड्स की आप पहले बुक वैल्यू कंसिडर करो, राइट। बुक वैल्यू मतलब जितने में हमने इसको पहले इशू किया था, इक्विटी शेयर कैपिटल को पहले कितने में इशू किया था, डिबेंचर्स की वैल्यू बुक्स में क्या है, सो दिस बुक वैल्यू यू हैव टू कंसिडर फर्स्ट, राइट। तो मैंने कहा बच्चों मान लो आपके पास इक्विटी शेयर कैपिटल है 20 लाख का, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है 10 लाख का, डेब्ट है 10 लाख का, रिजर्व भी है 10 लाख के, राइट। अब इसके बाद स्पेसिफिक कॉस्ट ऑफ कैपिटल। अब ये स्पेसिफिक कॉस्ट ऑफ कैपिटल बताओ। हमने कहा डिबेंचर होल्डर्स की हमने स्पेसिफिक कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकाल दी है 10%, राइट। तो ये है 10%। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल की है कितनी 15, ये 10% नहीं, ये है सपोज करो इक्विटी शेयर कैपिटल की 15% एंड प्रेफरेंस शेयर कैपिटल की हमने फाइंड कर दी है 13%, डिबेंचर्स की 10% एंड रिजर्व और इक्विटी की एक साथ एक जैसी होती है 15%।
राइट तो बच्चों व्हाट डू मीन बाय दिस, तो अगर मैं आपको कॉस्ट पर एनम की बात करूं तो कॉस्ट पर एनम कितना हो जाएगा, ध्यान देना ऊपर हमने कहा 20 लाख के बुक वैल्यू है, 15% की कॉस्ट है, तो 20 लाख अगर आप फंड्स रेज करते हो तो आपको 1 साल के बाद कितना अमाउंट इसका यूसेज एक्सपेंसेस के फॉर्मेट में पे करना पड़ेगा, 20 लाख का 15%। तो 20 लाख का 15% देख दो और बता दो कितना आता है। यस प्लीज 3 लाख। 10 लाख का 13% कितना आता है 1.3 लाख। 10 लाख का 10% 1 लाख। 10 लाख का 15% कितना 1.5 लाख। जस्ट मेक ए एडिशन ऑफ ऑल दिस, ऐड भी कर दो 3, 4, 5, 6 एंड 6.8 lakhs, राइट। तो बच्चों 6.8 लाख रुपीज इज योर यूसेज एक्सपेंस, यू कैन से दिस इज योर द लायबिलिटी पर एनम। और ये जो लायबिलिटी है वो किस वैल्यू के अगेंस्ट में है, किस वैल्यू के अगेंस्ट में, बुक वैल्यू के अगेंस्ट में। तो आप बुक वैल्यू को भी टोटल करो 10, 20, 30, 40 और ये 50 लाख। तो 50 लाख की यूसेज ऑफ द फंड्स पर आपके ऊपर जो लायबिलिटी है वो कितनी है 6.8 लाख। तो कैन यू फाइंड आउट द नाउ कॉस्ट ऑफ द कैपिटल WACC। यस अब अगर मुझे ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल फाइंड करनी है, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, देन आई कैन फाइंड आउट दिस वेरी इजिली। हमने क्या सीखा हुआ है, लायबिलिटी ऑन द ऑर्गेनाइजेशन डिवाइडेड बाय टोटल यूसेज ऑफ द फंड, यूसेज ऑफ फंड multiply by 100. तो liability on the organization 6.8 lakh, usage of the fund 50 lakh into what 100, and just calculate this and give me the value 13.6%. so this is now basically 13.6%. राइट सर, और इसी 13.6% को बेसिकली अब हम क्या कहेंगे WACC, और इसी को हम बेसिकली कहते हैं बेसिकली KO। यही क्या है बच्चों KO, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। इजी या वेरी इजी, वेरी इजी, राइट। देखो कॉन्सेप्चुअली समझते जाओगे आसान लगेगा, अगर कहीं पर भी रट्टा लगाओगे तो बहुत मुश्किल लगेगा, राइट। बिल्कुल कोशिश कर रहा हूँ कॉन्सेप्चुअली समझाने की। चलिए सर आगे चलते हैं, कैन वी रफ इट आउट, राइट। अब सर ये हमारा बुक वैल्यू मेथड सर, अगर अच्छा इसी बुक वैल्यू मेथड को बिल्कुल ठीक है ऐसे ही कर सकते हैं, बट सर हमारी बुक्स में कैलकुलेशंस के अंदर एक्चुअल में ऐसा किया नहीं हुआ, ऐसा नहीं किया हुआ। इसी कैलकुलेशंस को, इसी वर्क को एक दूसरे मेथड से किया हुआ है, दैट विल मेक अस वेरी इजीएस्ट सॉल्यूशन टू दिस पॉइंट। मतलब क्या, आपको फिर से बच्चों क्या फाइंड करना है, कंप्यूटेशन ऑफ WACC, राइट। और इस कंप्यूटेशन WACC के लिए हमने कहा आपके पास फंड्स हैं, फिर से वही इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंशियल कैपिटल, डेब्ट एंड रिजर्व्स, राइट। और ये जो बुक वैल्यू आपके पास पहले कंसिडर की हुई थी, सेम वैल्यूज़ मैंने यहाँ पर दोबारा से कंसिडर कर दी, 20 लाख, 10 लाख, 10 लाख, 10 लाख, टोटल भी बता दो 50 लाख, राइट। इसके बाद आपके पास स्पेसिफिक कॉस्ट ऑफ कैपिटल ऑलरेडी आपके पास था, कितना 15%, 13%, 10% एंड 15%, राइट। एक छोटा सा काम ये भी करो कि आप जितनी भी बुक वैल्यूज़ है ना, इस बुक वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग वेट्स निकाल दो। वेट समझते हो, वेट मतलब कि हमारा जो ये इक्विटी शेयर कैपिटल है वो टोटल फंड्स के कंपैरिजन में कितना है। हमारा इक्विटी शेयर कैपिटल 20 लाख है, किसके कंपैरिजन में 50 लाख के कंपैरिजन में। सो आई कैन से इट विल बी 20 लाख अपॉन 50 लाख, तो ये कितना हो जाएगा 0.40। 10 लाख अपॉन 50 लाख, तो ये कितना हो जाएगा, यस प्लीज 0.20, 0.20 एंड 0.20, राइट। और ये जो वेट्स आपके पास आ गया, ये जो स्पेसिफिक कॉस्ट ऑफ कैपिटल आपके पास ऑलरेडी है, डू वन थिंग, आप इनको मल्टीप्लाई भी कर दो, W into S। तो डू दिस थिंग W into S, मल्टीप्लाई दिस टू, यस पर कितना आ जाएगा 6%, मल्टीप्लाई कीजिए 2.6%, मल्टीप्लाई कीजिए 2%, मल्टीप्लाई कीजिए
3%, और इनको टोटल भी कर दीजिए, 6, 2, 8, 2, 10 और 3, 13, 13.6%, राइट। इसमें रिजर्व को तो कंसीडर नहीं करते हैं, बुक वैल्यू में कंसिडर करते हैं, मार्केट वैल्यू में। तो बच्चों ध्यान दो, आपके पास पहले भी आंसर क्या आया हुआ था, पहले भी आपके पास आंसर क्या था 13.6, अब भी क्या है 13.6। तो वहां पर जो है बाद की जो कैलकुलेशंस हैं, अब वो बाद की कैलकुलेशन अब आपको करनी नहीं पड़ी, राइट। तो जो मैं यहाँ पर इसी वाली कैलकुलेशंस को एक फॉर्मेट में नाम दे रहा हूँ। चलो ऐसे देखो, मान लो ये E है, ये P है, ये D है, ये R है, राइट। सबसे पहले आपने E, P, D, R को क्या कर दिया, प्लस, तो ये हो गया E प्लस P प्लस D प्लस R। ये E प्लस P प्लस D प्लस R को मैं कहूँगा कैपिटल एम्प्लॉयड, राइट, कैपिटल एम्प्लॉयड। ये मैं इसको लिख दिया, मैंने आपको इसको लिख दिया टोटल फंड्स, टोटल फंड्स। उसके बाद आपने बेसिकली फाइंड क्या किया, आपने फाइंड किया इक्विटी डिवाइड बाय टोटल फंड्स, राइट। तो बेसिकली ये जो नंबर है, ये नंबर है बेसिकली E अपॉन TF, E अपॉन TF मतलब इक्विटी अपॉन टोटल फंड्स। चलिए टेबल बना ही देते हैं दूसरी। फंड्स वी हैव इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, डेब्ट एंड रिजर्व, राइट। और इन सभी के सभी केस में यू हैव द बुक वैल्यूज ना, तो बुक वैल्यूज के अंदर वी हैव 20 लाख एंड इट इज इक्वल टू E 10 लाख P, और ये है 10 लाख, मैंने क्या लिखा D, फिर 10 लाख इज इक्वल टू R, और इनका जो टोटल हो जाएगा क्या होगा TF। सबसे पहले आपने बेसिकली वेट्स निकाले, राइट। आपने जो ये वेट्स फाइंड किए उसमें पहला वेट आ गया E अपॉन TF, दूसरा वेट आ गया P अपॉन TF, तीसरा वेट आ गया D अपॉन TF एंड देन R अपॉन TF। ऐसे ही हो रहा है। आप इस वेट को किससे मल्टीप्लाई कर रहे हो, स्पेसिफिक कॉस्ट ऑफ कैपिटल से, तो आपके पास स्पेसिफिक कॉस्ट ऑफ कैपिटल, बच्चों इक्विटी शेयर कैपिटल की स्पेसिफिक कॉस्ट ऑफ कैपिटल को हम बेसिकली कहते हैं KE। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल की स्पेसिफिक कॉस्ट ऑफ कैपिटल को हम कहते हैं KP, डेब्ट की स्पेसिफिक कॉस्ट ऑफ कैपिटल को हम कहते हैं KD, और रिजर्व की स्पेसिफिक कॉस्ट ऑफ कैपिटल को हम कहते हैं KR, राइट। और आप अब क्या करोगे, आप इन वेट्स को मल्टीप्लाई कर दोगे इनके स्पेसिफिक कॉस्ट ऑफ कैपिटल के साथ, मतलब किसके साथ S के साथ, एंड डू वन थिंग W इंटू S, क्या करना है W इंटू S, डू दिस, मल्टीप्लाई कर दीजिए। वी हैव E अपॉन TF इंटू KE एंड अगेन P अपॉन TF इंटू KP and again D upon TF into KD and R upon TF into KR। और जो सबसे बाद सबसे लास्ट में क्या किया आपने इन सबका टोटल। तो जब आप इन सबका टोटल कर दोगे तो ये जो टोटल होगा दैट टोटल इज इटसेल्फ, ये टोटल खुद ही क्या हो जाएगा WACC। सो आई मस्ट से अगर मुझे यहाँ पर WACC फाइंड करना है देन इट विल बी E अपॉन TF इंटू K प्लस P अपॉन TF इंटू KP प्लस D अपॉन TF इंटू KD एंड प्लस R अपॉन TF इंटू हाँ जी KR। तो बच्चों ये एक किस्म से हमारा WACC का फॉर्मूला हो गया। This is basically WACC. Is it clear? राइट। तो बच्चों आपको WACC फाइंड करने के लिए यही फॉर्मूला यूज हमेशा हमेशा करना होगा। और अभी तक हम लोग जो बातें कर रहे थे आपसे, वो क्या बातें कर रहे थे, बेसिकली बातें कर रहे थे बुक वैल्यू के बेसिस पर WACC कैसे फाइंड करेंगे। अब हमारा WACC एक दूसरे मेथड से फाइंड हो सकता है। कौन सा मेथड, मार्केट वैल्यू मेथड। आपसे ये जो मार्केट वैल्यू मेथड है, ये मार्केट वैल्यू मेथड बेसिकली क्या कहता है, ये बुक वैल्यू से कैसे डिफर है।
राइट। देखो बच्चों, हमारी कंपनी ने कभी पहले इक्विटी शेयर कैपिटल रेज किए थे 10 रुपये के हिसाब से, 10 रुपये के हिसाब से 1 लाख शेयर्स इशू किए थे, यानी कि 10 लाख रुपए रेज किए थे, राइट। अब सर समय बीतता गया बीतता गया बीतता गया, 10 साल बीत गए, राइट। और 10 साल बीतने के बाद जब हमारी कंपनी अपने शेयर को बेचने, मतलब कंपनी का जो शेयर है 1 शेयर, तो क्या इसके बाद हमारी कंपनी का शेयर अभी भी मार्केट के अंदर 10 रुपए का ही बिक रहा होगा? नो, कम का या ज़्यादा का? इट डिपेंडिंग ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ द कंपनी। कंपनीज की परफॉर्मेंस कम हो रही है या ज़्यादा हो रही है। परफॉर्मेंस अगर अच्छी है, रिजर्व्स ज़्यादा क्रिएट हो रहे हैं, हमारी कंपनी प्रॉफिट ज़्यादा अर्न कर रही है, तो डेफिनेटली इस शेयर की वैल्यू 10 रुपये से, हाँ जी, ज़्यादा होगी। कंपनी लॉस में बना रही है, कंपनी लॉस पर लॉस, हर साल लॉस करते जा रही है, तो हमारी कंपनी का शेयर कम होगा। ये शेयर कम और ज़्यादा स्टॉक मार्केट के थ्रू भी हो सकता है, और जो कंपनी शेयर्स मार्केट में डील नहीं करती उसकी वैल्यूएशन भी 10 रुपये से कम और ज़्यादा आ सकती है। फिलहाल मैंने कहा हमारी कंपनी लिस्टेड कंपनी है, स्टॉक मार्केट में होता है, तो स्टॉक मार्केट में बेसिकली क्या फैक्टर्स होते हैं जो कि शेयर प्राइस को डिसाइड करते हैं? दैट इज, हमने कहा ये हमारी स्टॉक मार्केट है, तो स्टॉक मार्केट में कौन से फैक्टर इस मार्केट प्राइस को डिसाइड करते हैं? दैट इज बेसिकली डिमांड एंड सप्लाई, डिमांड एंड सप्लाई ऑफ द शेयर इन द स्टॉक मार्केट। अगर ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे इस कंपनी के शेयर को बेचते जा रहे हैं, अगर ज़्यादा से ज़्यादा लोग बेचते जा रहे हैं, तो हमारी कंपनी का मार्केट प्राइस ऑटोमेटिकली डाउन हो जाएगा। ज़्यादा लोग जब खरीदते जा रहे हैं, तो हमारी कंपनी के मार्केट प्राइस अपने आप से ग्रो हो जाएगा, राइट। तो कंपनी की परफॉर्मेंस अच्छी है, मार्केट प्राइस अप, एंड बेकार है, मार्केट प्राइस डाउन। देखो 10 साल के बाद जब हमारी कंपनी नए शेयर्स इशू करेगी, राइट, तो क्या अब वो भी 10 रुपये से ही करेगी? नो, इट डिपेंड्स कि मार्केट में हमारी कंपनी का शेयर का मार्केट प्राइस क्या चल रहा है। आपने जो बुक वैल्यू के अकॉर्डिंग कैलकुलेशंस की, उस पे तो वो वैल्यू ली जो कि हमारे 10 साल के पहले की वैल्यूज हैं, और जबकि आज के डेट में 10 साल के बाद आज के डेट में हमारी कंपनी का प्राइस चेंज हो गया है। जब कंपनी नए शेयर्स इशू करेगी तो फंड्स जो यूज होंगे वो भी पहले के मुकाबले में अलग होंगे। तो इस केस में मुझे बुक वैल्यू के अकॉर्डिंग नहीं, बल्कि हाँ जी, मार्केट प्राइस के अकॉर्डिंग WACC की कैलकुलेशंस करनी चाहिए। तो मैं यहाँ पर WACC के कैलकुलेशन मार्केट प्राइस के अकॉर्डिंग कैसे करूँगा? बड़ा सिंपल है बच्चों, बड़ा सिंपल है। जहाँ पर आपने पहले बुक वैल्यू लिखा था ना, वहाँ पर उसके जगह पर क्या आ जाएगा? मार्केट प्राइस। अदर थिंग्स ऑलवेज रिमेन्स सेम, बाकी किसी और चीज़ में कोई बदलाव नहीं होने वाला। आई रिपीट, आपको सिंपली मार्केट वैल्यूज कंसिडर करनी है इंस्टेड ऑफ द यस प्लीज बुक वैल्यू। तो बच्चों, जैसे कि हमने पहले बुक वैल्यू लिखा था, अब उसके जगह पर क्या लिखेंगे? मार्केट वैल्यू। और मैं आपसे पूछता हूँ, बताइए मार्केट वैल्यू ऑफ एनी शेयर, एनी सिक्योरिटी कैसे फाइंड होती है? आप नंबर्स ऑफ शेयर्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं इसके मार्केट प्राइस पर शेयर से। प्रेफरेंस शेयर की वैल्यू कैसे फाइंड होती है? नंबर्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं किससे? मार्केट प्राइस पर शेयर से। यहाँ पर नंबर्स ऑफ डिबेंचर होल्डर्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं किससे? मार्केट प्राइस पर शेयर से। रिजर्व, जब आप मार्केट वैल्यू के थ्रू WACC से निकालते हैं तो रिजर्व्स कैलकुलेट ही नहीं होते, रिजर्व कंसिडर ही नहीं होते। इसका रीज़न क्या है? आई विल लेट यू नो जस्ट आफ्टर 15 to 20 मिनट्स। बट फिलहाल मैंने कहा कि रिजर्व मार्केट वैल्यू के केस में कंसिडर नहीं होते। चलिए, अगर ये कंसिडर नहीं होते तो आगे क्या होगा? तो ये मार्केट वैल्यूज आ जाएंगे, राइट। इसके बाद फिर से आप वेट्स निकालोगे, उसके बाद फिर से आप क्या कंसिडर करोगे? राइट, स्पेसिफिक कॉस्ट ऑफ कैपिटल, और फिर से इन वेट्स को इसके स्पेसिफिक कॉस्ट ऑफ कैपिटल से यस प्लीज मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा, राइट। तो W into S आ जाएगा, और इस तरह से ये जो नंबर होगा दैट इज कॉल्ड WACC। Is it clear?
So this number will be the WACC, राइट तो बच्चों मार्केट वैल्यू वाले केस के अंदर ये जो नंबर WACC वाला आपने फाइंड किया है, तो इसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? सेम वही जो आपने फाइंड पहले लिखा था, बस चेंज इतना सा है, जो यहाँ पर ई लिखा हुआ है, पहले ई का मतलब था बुक वैल्यू, अब ई का मतलब है मार्केट वैल्यू। पहले पी का मतलब फिर से बुक वैल्यू था, अब मतलब क्या होगा? मार्केट वैल्यू। डी का मतलब मार्केट वैल्यू होगा और रिजर्व को कंसिडर नहीं किया जाएगा, राइट तो बच्चों इस तरह से आपके पास WACC इन द न्यू केस आ जाएगा, राइट अब जो ये WACC जो भी आएगा, मान लो WACC आपने फाइंड कर दिया, सपोज दैट 12%, राइट तो बताना ये 12% क्या शो कर रहा है, व्हाट डज इट शोज, ये आपको किस तरह से हेल्प करेगा? ये 12% शो कर रहा है कि अगर आपने 100 रुपीज का फंड रेज किया हुआ है, तो इसके बदले में इसके यूसेज एक्सपेंसेस हर साल आप 12 रुपए के पे करते हो। नंबर वन, अगर आपने 100 रुपीज का फंड रेज किया हुआ है, तो इसके यूसेज एक्सपेंसेस आप हर साल 12 रुपए के पे करते हो। पहले तो ये बता रहा है। दूसरी बात ये बता रहा है कि जहां जहां पर आप इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हो, उस इन्वेस्टमेंट से जो आपको रिटर्न मिलनी चाहिए, वो रिटर्न कम से कम 12% होनी चाहिए। अगर आपकी रिटर्न 12% से ज़्यादा है, तो इस तरह के नए प्रोजेक्ट को आप एक्सेप्ट करना पसंद करोगे, और जो रिटर्न आपके 12% से कम वाले प्रोजेक्ट हैं, उनको आप एक्सेप्ट करना पसंद नहीं करोगे, राइट तो मैंने यहाँ पर लिखा दैट, पहले इसका मीनिंग लिखते हैं, एंड द मीनिंग ऑफ दिस इज दैट it means we have to bear या we have to pay। we मतलब कौन? कंपनी has to have to pay ₹12 to provider of fund of ₹100, राइट कंपनी को 12 रुपए का इंटरेस्ट यूसेज एक्सपेंसेस पे करने पड़ते हैं उस पर्सन को जो कि हमें 100 रुपए का अमाउंट उधार की फॉर्मेट में प्रोवाइड कर रहा है, राइट एंड नंबर 2, if any project provides more than बच्चों more than क्या? 12% return, then only we should accept the project. We should accept the project, right देखो मैं ऐसे कह लूँ, ये जो 12% है, ये 12% एक किस्म से मेरे लिए क्या बन गया? टाइम वैल्यू ऑफ मनी। एक किस्म से क्या बन गया? टाइम वैल्यू मनी। तो ये 12% ये शो करता है कि जिस प्रोजेक्ट में मैं पैसा इन्वेस्ट करने जा रहा हूँ, उस प्रोजेक्ट से कम 12% रिटर्न तो मुझे मिलना ही चाहिए, और यानी कि ये मेरा वो मिनिमम डिजायर रिटर्न है दैट आई शुड हैव टू अर्न, राइट तो इसको आप मिनिमम डिजायर रिटर्न कह दो, इसको आप डिस्काउंटिंग फैक्टर कह दो, जो कि फ्यूचर के प्रोजेक्ट के लिए आप कंसिडर करोगे, राइट सो हम कह सकते हैं WACC या आप इसको कह लो KO कैन बी कंसिडर्ड एज क्या? मिनिमम बच्चों मिनिमम वर्ड यूज किया है, कम से कम हमारी 12% रिटर्न तो आनी चाहिए, मिनिमम डिजायर रिटर्न, राइट एंड कैन बी यूज्ड एज कैसे यूज करें? कैन बी यूज्ड एज व्हाट? डिस्काउंटिंग फैक्टर। इसको हम डिस्काउंटिंग फैक्टर के लिए प्रोजेक्ट के अंदर यूज कर सकते हैं फॉर द न्यू प्रोजेक्ट। डिस्काउंटिंग फैक्टर फॉर, तो नीचे की तरफ थोड़ा सा हाथ नहीं जाता,
तो इसलिए फॉर न्यू प्रोजेक्ट लिख सकते हो आप। सो नई प्रोजेक्ट के लिए आप 12% डिस्काउंटिंग फैक्टर कंसिडर कर सकते हैं। इज इट फाइन? चलिए सर, बहुत अच्छी बात है, हटा दो मैं से। ठीक है, तो बच्चों हमारा आप लोग डेफिनेटली एक क्वेश्चन करना चाहेंगे जो कि इस पर बेस्ड हो, राइट? सो प्लीज़ टेक आवर बुक्स, स्पाइरल जो भी है आपके पास। थैंक यू। हाँ जी, क्वेश्चन लिखते हैं। वी हैव द कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ विकास लिमिटेड इज एज फॉलोस। सो यू हैव द कैपिटल स्ट्रक्चर। तो इस कैपिटल स्ट्रक्चर में क्या क्या है? बुक वैल्यू कितने रुपीज़ का है? 10 लाख। एंड देन रिटेन अर्निंग वी हैव 5 लाख, 14% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 7 लाख, 12% डिबेंचर्स वी हैव 6 लाख, और मार्केट वैल्यूज भी गिवन है ना? तो आपको नीचे की तरफ लिखा हुआ है दैट आफ्टर टैक्स कॉस्ट ऑफ कैपिटल ऑफ दीज डिफरेंट सोर्सेज इज इक्विटी शेयर कैपिटल 18%, रिटेन अर्निंग 15%, preference share capital 14%, and the debentures 8%. Calculate the weighted average cost of capital of the company. तो बच्चों हमारे क्वेश्चन में ये नहीं बताया गया कि आप बुक वैल्यू से करेंगे या मार्केट वैल्यू से करेंगे। तो क्या कहते हो, कहाँ से स्टार्ट करूँ मैं? बुक वैल्यू से। सो कंप्यूटेशन ऑफ WACC ऑन द बेसिस ऑफ द बुक वैल्यू फर्स्ट। तो मैं बुक वैल्यू के अकॉर्डिंग कर रहा हूँ, राइट? तो बुक वैल्यू के अकॉर्डिंग करते हैं अभी, और बुक वैल्यू के अकॉर्डिंग हम लोग करते हैं। सबसे पहले क्या लिखेंगे बच्चों? फंड्स, एंड देन बुक वैल्यूज, एंड देन यस प्लीज वेट्स, एंड देन स्पेसिफिक कॉस्ट ऑफ कैपिटल, and this is weights, specific cost to capital and A into B. तो बच्चों देखो आपके वर्ड्स फंड्स बुक वैल्यू के फॉर्मेट में ऑलरेडी गिवन है। स्टार्ट कीजिए। इक्विटी शेयर कैपिटल 10 लाख एंड रिटेन अर्निंग, और रिटेन अर्निंग कितना है? 5 लाख। उसके बाद है आपके पास 14% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इज रुपीज 7 लाख, और उसके बाद है आपके पास 12% डिबेंचर्स, 12% डेप्ट, और ये कितने रुपीज़ का है? वी हैव रुपीज़ 6 लाख। और बच्चों इस तरह से आपने टोटल भी कर दिया 10, 15, 22 और 6, 28, राइट? तो वेट्स क्या कहोगे? वेट्स कितना भाई? 10 लाख का इक्विटी शेयर कैपिटल है, कितने के कंपैरिजन में? 28 लाख के। तो 10 लाख अपॉन 28 लाख, यस प्लीज। 5 लाख अपॉन 28 लाख, 7 लाख अपॉन 28 लाख, 6 लाख अपॉन 28 लाख। तो इस तरह से आपने ये सब कुछ फाइंड कर दिया। यस प्लीज, कितना कितना? 357, 0.5
178, अच्छा सॉरी 178, राइट. 0.25, 0.24, तो टोटल 1 आ जाता है 214. स्पेसिफिक कॉस्ट ऑफ कैपिटल, सॉरी बच्चों, स्पेसिफिक कॉस्ट ऑफ कैपिटल ऑलरेडी आपके पास गिवन है, तो जो गिवन है आप इसको एज इट इज कंसिडर कीजिए, लिखिए. सो इक्विटी शेयर कैपिटल के लिए स्पेसिफिक कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितना है? 18%. रिटेन अर्निंग के लिए स्पेसिफिक कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितना है? हाँ जी, वी हैव, देख के बताओ, 15%. और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल के लिए कितना है? 14%. और 12% डिबेंचर्स के लिए कितना है? वी हैव 8%. आफ्टर टैक्स कॉस्ट ऑफ कैपिटल ऑफ द डिफरेंस, इक्विटी 18%, रिटेन अर्निंग 15%, प्रेफरेंस, हाँ, डिबेंचर्स 8%. तो आप इनको मल्टीप्लाई कर देंगे और मल्टीप्लाई करके ये जो नंबर आ जाएगा दैट विल बी WACC. तो बच्चों कैलकुलेट कर दीजिए और बताइए सेम आंसर है या नहीं.